यूएन महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करने वाले मेंबर कंट्रीज के राष्ट्र अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। यूएन महासभा की सालाना बैठक की अपनी एक अलग अहमियत है और वो इस लिहाज से भी कि इस वक्त दुनिया दो जंगों में उलझी हुई है। तबाह और बर्बाद हो रहे मुल्कों के बीच शांति बहाली की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाना यूएन की प्राथमिकताओं में से एक है। आतंकवाद का एक बड़ा मसला बरकरार है और उसका समाधान निकालने का चैलेंज अपनी जगह बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के अहम मंचों में से एक है और उसमें होने वाले चर्चे और निर्णय यानी डिसीजंस का दूरगामी असर भी देखने को मिलता है। पीएम मोदी की लीडरशिप में संयुक्त राष्ट्र भारत की मजबूत उपस्थिति दर्ज होती रही है और भारत स्थायी सदस्य होने का मजबूत दावेदार बना हुआ है। अस्थायी सदस्य देशों में भारत सशक्त है और पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को इससे पहले भी चार बार संबोधित कर चुके हैं। कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी। महासभा की सालाना बैठक में अलग अलग देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इसमें होने वाली चर्चा बारीक तरीके से गौर करने लायक भी होती है। प्रधानमंत्री मोदी की यूएन महासभा की बैठक में किन मुद्दों पर फोकस होगा, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश। यूएन का कंफर्मेशन, मोदी का होगा संबोधन। उच्च स्तरीय चर्चा की बारी। प्रोविजनल सूची जारी। मोदी को अहम स्थान। वक्ताओं की सूची में ना 2021 में लिया था हिस्सा। मोदी का संबोधन होगा खास। आतंकवाद पर होगी बात। पाक का होगा बुरा हाल। आप ग्लोबल जो इश्यूज हैं उनको सुलझाने में पिछले एक साल में आपकी सरकार की क्या कंट्रीब्यूशन रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरे जो यूएन का सिस्टम है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे यूएन के सिस्टम को तवज्जो देनी चाहिए, यानी प्रायोरिटीज देनी चाहिए। तो जाहिर है मुझे लगता है कि आतंकवाद उसमें एक बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस की वो बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ग्लोबल साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिजिटल डिवाइड हो, चाहे वो अगेन डेवलपमेंट फाइनेंस की बात हो, क्योंकि भारत आज की तारीख में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए काम कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ के बर्निंग इश्यूज को मोदी जी मेरे हिसाब से सामने रखेंगे। पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएन जनरल असेंबली की बैठक को संबोधित किया था। यद्यपि कि पिछले वर्ष 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, तभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में विजिट की थी और वहां पर योग के कार्यक्रम में भाग लिया था। इस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संबोधन दिया जाएगा उसमें जाहिर है कि आतंकवाद का जो मुद्दा निसंदेह उठाया जाएगा और आतंकवाद के प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी अपने विचारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साझा करेंगे। और आतंकवाद की चुनौती आज भी पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस संदर्भ में एक जीरो टॉलरेंस का जो अप्रोच होना चाहिए और आतंकवाद की जो परिभाषा को निश्चित करने की प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विचार रहे हैं उसको वो फिर से री-एम्फेसाइज करेंगे। तो निसंदेह आतंकवाद का प्रश्न वो अवश्य उठाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का दबदबा बड़ा है, ये दुनिया मानती है
और पीएम मोदी की लीडरशिप का यह असर है कि यूएन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर इसकी अहमियत से भी दुनिया को रूबरू करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को दुनिया भर में सराहा जाता है और यह महज इत्तेफाक नहीं, कोइंसिडेंस नहीं कि एक बार फिर से यूएन ने वक्ताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया है। हालांकि जिस सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री का संबोधन भी तय किया गया है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी एक बार फिर से अपने 5वें संबोधन में ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ भारत के हितों को साधने में अहम साबित होगा बल्कि दुनिया के लिए भी नई उम्मीदें पैदा करने वाला होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत की साख लगातार बढ़ रही है और उनके विजन को दुनिया स्वीकार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 19वां सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसको संबोधित करने भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। यह 5वां मौका होगा जब संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सदन को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है बतौर प्रधानमंत्री और वो है जब वहां पहुंचेंगे तो तय बात है कि उनकी जो बातचीत रहेगी वो आतंकवाद और जो वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में युद्ध के बादल छाए हैं उस पर भी वो जरूर से बोलेंगे। 5वां होगा संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार सितंबर में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। यूएन की तरफ से महासभा की बैठक को संबोधित करने वाले वक्ताओं की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें पीएम मोदी का नाम शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस 24 से 30 सितंबर तक होगी। वक्ताओं की सूची के अनुसार पीएम मोदी 26 सितंबर को उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। बाद में उसी सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री का भी संबोधन तय किया गया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार अपना भाषण दिया था। पिछले साल जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का दौरा किया था। हालांकि सितंबर की उच्च स्तरीय बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने 2021 में वार्षिक उच्च स्तरीय यूएनजीए सत्र को संबोधित किया था। भारत संयुक्त राष्ट्र के 50 फाउंडर मेंबर्स में से एक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं। इसके साथ ही यूएन से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कई चुनौतियां भी हैं। संयुक्त राष्ट्र के हर एक सदस्य देश के पास महासभा में एक सीट है। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 184 देशों ने भारत का समर्थन किया था। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य चुने गए थे। पिछली बार भारत 2021 से 2022 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। महासभा की वार्षिक बैठक में विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित करते हैं और भाषणों में विकास पर टिप्पणी करते हैं, जिन पर बारीकी से नजर रखी जाती है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण काम पर्दे के पीछे होता है, जिसके तहत नेता दर्जनों द्विपक्षीय बैठक करते हैं और विभिन्न फोरमों में शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी 5वीं बार संबोधित करने वाले हैं। आप यूएन रिफॉर्म्स की बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि यूएन का जो सिस्टम है वो आउटडेटेड है इन द सेंस कि जब ये बना था तब से अब तक की परिस्थितियों में बहुत बदलाव आ गया है और ये उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और इसकी यूएन रिफॉर्म के लिए हम काफी समय से बात कर रहे हैं और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रिफॉर्म काउंसिल में परमानेंट सीट है उसमें हमारा जो अधिकार बनता है शायद उसके बारे में भी वो बात करेंगे। तो ये सभी मुद्दे हैं जो मुझे लगता है कि उनके इसमें आएंगे और चूंकि वो तीसरी बार चुन के जा रहे हैं तो जाहिर है एक अलग ही होगा। और पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है वो शायद इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों को जिस तरीके से चुनौतियां मिल रही हैं उसके संदर्भ में अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आने वाले खतरों को कैसे डील किया जा सकता है उसके बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। विश्व में जो विस्तारवाद का जो संकट है, चाइना जैसा राष्ट्र जो विस्तारवादी आधिपत्यवादी प्रवृत्ति के साथ कार्य कर रहा है, उसके संदर्भ में बिना चाइना का नाम लिए हुए वो विस्तारवाद की चुनौती पर भी अपने विचार रख सकते हैं। वातावरण परिवर्तन का संकट भी वो निसंदेह उठाएंगे और वातावरण परिवर्तन के संदर्भ में भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है।
ग्लोबल कॉमन्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में भी वो अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने की शुरुआत साल 2014 में हुई थी और उन्होंने अपने संबोधन से पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को इस बात के लिए राजी करने में सफल रहे थे कि आतंकवाद को किसी भी तौर पर किसी भी राष्ट्र के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए तमाम सदस्य राष्ट्रों ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति का मैसेज देकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे कटघरे में खड़ा किया और ये उनकी नीतियों का असर था कि आज आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान दुनिया में सबसे अलग पड़ा हुआ नजर आता है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है, कोई भी राष्ट्र उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा। इसके बाद लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ा दिया है और पीएम मोदी अपने संबोधन में आतंकवाद पर फिर से कड़ा प्रहार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमेशा ही अपनी बातों को बड़ा मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने पूरे विश्व के में चल रहे जो भी वातावरण होता है उसको भी उठाया है और आतंकवाद के मुद्दे को उन्होंने बड़ा ही तेजी से हमेशा उठाया है। नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना कुछ नाम लिए हुए काफी तीखा हमला किया था। इस वक्त जबकि पूरे विश्व में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसके अलावा कई तरह के युद्ध के बादल छाए हुए हैं, तो तय बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें भी अपने विचार रखेंगे। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब भी संबोधन किया है तो उन्होंने उसकी क्रियाकलाप और उसके अधिनियम में भी बदलाव की बातें की हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2014 में यूएन महासभा को संबोधित किया था और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। आतंकवाद पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के साए के बिना गंभीर द्विपक्षीय वार्ता की पेशकश की और पड़ोसी देश से इसके लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने को कहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस मंच पर मुद्दे उठाना हल निकालने का कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी से पहले संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की पैरवी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में शरीफ को सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पाकिस्तान को मित्रता और सहयोग को प्रोत्साहन देने के मकसद से द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक उपयुक्त माहौल तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर के देशों को एक राय बनाने और इस पर पूरी तरह से नकेल कसने पर जोर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया कि आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसका खात्मा जरूरी है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। इस बार इसी सत्र में पीएम मोदी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नाम भी वक्ताओं में शामिल है और पाकिस्तान जिस तरह से एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है, उसे देखते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत देने वाले हैं। हमारे अपने क्षेत्र में आतंकवाद के अस्थिरताकारी खतरे से जूझना जारी है। हम पिछले 4 दशक से इस संकट को झेल रहे हैं। आतंकवाद नए नए रूप और नाम से प्रकट होता जा रहा है। इसके खतरे से छोटा या बड़ा, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरब में हो या पश्चिम में, कोई भी देश मुक्त नहीं है। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। पाकिस्तान को कॉल आउट करेंगे बाय नेम, कर भी सकते हैं, इससे ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि ना करें। चूंकि अभी हाल ही में जम्मू में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की घटनाएं बढ़ गई हैं और वो उन इलाकों में बढ़ी हैं जहां अक्सर पहले नहीं हुआ करती थी, तो पाकिस्तान का जो ये नेगेटिव रोल है वो काफी हाईलाइटेड हो रहा है इस समय। तो वो आतंकवाद पे पाकिस्तान का नाम लेंगे या नहीं लेंगे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि एक लार्जर पिक्चर में बात करते हैं। जब वो आतंकवाद की बात करते हैं तो उसे एक वैश्विक समस्या को लेकर वो बात करते हैं और कहीं उस दौरान जिक्र जरूर करते हैं, जैसे
पाकिस्तान को भी टारगेट हो जाता है। तो सारांश में मुझे नहीं मालूम वो पाकिस्तान का नाम लेंगे या नहीं, लेकिन आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इसके बारे में जरूर बात करें। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सुधारों के लिए वो अपनी बात को इस बार फिर से पुरजोर तरीके से रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को यदि भविष्य में अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभाना है, यदि उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रासंगिक बने रहना है और अपने अनेक जो उसको मैंडेट दिए जाते हैं उसमें यदि उसे सफलता हासिल करनी है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफॉर्म्स अपरिहार्य है। और यदि ये रिफॉर्म नहीं किए जाते हैं तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का जो भविष्य है वो संकट में पड़ सकता है। वो इस बात को निसंदेह अपने संबोधन में रखेंगे। और जाहिर है कि भारत जैसी एक महाशक्ति को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पर और वीटो पावर के साथ जो सदस्यता मिलनी चाहिए, उसके संदर्भ में भी भारत जाहिर है अपनी एडवोकेसी करता रहा है और यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में वो निसंदेह बात करेंगे। यूएन दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें शामिल सभी सदस्यों का बराबर का प्रतिनिधित्व है। हालांकि इसके स्थायी सदस्यों का रोल निर्णायक होता है, लेकिन उच्च स्तरीय चर्चा में शामिल राष्ट्राध्यक्षों, पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स की राय को खास तौर से तवज्जो मिलती है। यूएन महासभा की उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत परंपरागत तौर पर ब्राजील के भाषण से शुरू होता है और इस लिहाज से वो पहला वक्ता होता है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का संबोधन होता है। इसके बाद जनरल असेंबली की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन बेहद ही खास होने वाला है, और वो इस लिहाज से कि ये उनके इस कार्यकाल का आखिरी मौका होगा। इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और वहां का राजनीतिक समीकरण क्या करवट लेने वाला है, यह भी तय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल 193 देश सदस्य हैं और जिसमें भारत भी अस्थायी सदस्य है। 183 देश हमेशा भारत के समर्थन में रहे हैं और इस मंच पर सभी देश अपनी बातें करते हैं, द्विपक्षीय बातें होती हैं। विश्व स्तरीय जो भी समस्याएं हैं, फिर वो चाहे पर्यावरण को हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो या फिर युद्ध के संकट को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर सभी देश के प्रतिनिधि अपना अपना पक्ष रखते हैं। बाइडेन का होगा अंतिम संबोधन। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सत्र से पहले के सप्ताहों में वक्ताओं की सूची जारी करता है ताकि नेताओं, मंत्रियों और राजदूतों की उपस्थिति, कार्यक्रम और उनके बोलने के समय में हुए हर प्रकार के बदलाव की जानकारी दी जा सके। ब्राजील इस चर्चा में परंपरागत रूप से प्रथम वक्ता होता है। 24 सितंबर को अपने संबोधन के साथ उच्च स्तरीय सत्र की शुरुआत करेगा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पारंपरिक रूप से महासभा अध्यक्ष ब्राजील के बाद सत्र को संबोधित करने वाला अमेरिका दूसरा राष्ट्र होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के वर्तमान कार्यकाल का महासभा में यह अंतिम संबोधन होगा। दरअसल अमेरिका में इस साल नवंबर के महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के 79वें सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यूएन महासभा की बैठक में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं। ये जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ अब हमारी ही नहीं रही है। टॉलरेंस ये आतंकवाद से जो पीड़ित भारत रहा है सालों साल, ये तो 9/11 होने के बाद यूएसए और वेस्ट को महसूस हुआ कि भाई आतंकवाद भी कोई ऐसी चीज है जो जिससे उन्हें भी खतरा है। तो ये एक बहुत ही ग्लोबल इशू बन चुका है और एक डिटर्मिनेशन है कि भारत ने इसमें लीड की है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जीरो टॉलरेंस को लेके चलना है, क्योंकि ये अगर हम इसको मिलजुल कर सभी एड्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले समस्या में बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि अभी तक यूएन में इस पे, यूनाइटेड नेशंस पे डिबेट हो रही है। हमने बहुत साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे डाली थी, वो अभी तक उस पर डिबेट हो रही है और वहाँ तो अभी तक आतंकवाद की परिभाषा पे ही सहमति नहीं हो पा रही। तो ये काफी मेरे हिसाब से काफी दुखदायी बात है। इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी के द्वारा समिट ऑफ द फ्यूचर भी आयोजित की जा रही है। ये जो पूरे विश्व के आने वाले भविष्य के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस में की जो भूमिकाएं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उसको ध्यान में रखते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण समिट है। इसमें भी भारत अपना पार्टिसिपेशन करेगा और इस समिट के माध्यम से भी भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपने विचारों को साझा करेगा और ऐसे में जाहिर है कि यूएन के सुधारों की जो मांग है
जिस तरीके से उसकी वर्तमान में आवश्यकता है उसको भारत निसंदेह पुरजोर तरीके से रखेगा और भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी भारत अपने नेतृत्वकारी विचारों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखेगा। समिट फॉर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महत्वाकांक्षी समिट फॉर फ्यूचर भविष्य का शिखर सम्मेलन भी आयोजित कर रही है। 20 से 21 सितंबर को कार्यवाही दिवस और 22 से 23 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। दुनिया भर के लीडर भविष्य से जुड़े समझौते को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होंगे, जिसमें एक गोल्ड डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों की संबंधी घोषणा शामिल होगी। इस उच्च स्तरीय कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन एनजीओ, नागरिक समाज संगठन सीएसओ, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र और युवा एक साथ इकट्ठा होंगे। इस शिखर सम्मेलन का मकसद इस बात पर एक नई सहमति बनाना है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम आज क्या कर सकते हैं। शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी हमारा साझा एजेंडा रिपोर्ट में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान देने, शांति के लिए एक नया एजेंडा स्थापित करने, शांति निर्माण के लिए ज्यादा निवेश, एक क्षेत्रीय संघर्ष की रोकथाम के लिए समर्थन, परमाणु हथियारों और साइबर युद्ध जैसे रणनीतिक जोखिमों में कमी पर एक संवाद के साथ किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग शांतिपूर्ण और स्थायी रूप से किया जाए। विश्व के नेता भविष्य से जुड़े समझौते को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एकत्रित होंगे, जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भविष्य की पीढ़ियों से संबंधित घोषणाएं शामिल होंगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, ये शिखर सम्मेलन एक उच्च स्तरीय आयोजन है जो विश्व नेताओं को एक साथ लाकर इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने का काम करेगा कि हम कैसे वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं और कैसे भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये उच्च स्तरीय बैठक उस वक्त हो रही है जब दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। आतंकवाद से लेकर जंग में उलझी दुनिया के लिए नई संभावनाएं तलाशने के लिहाज से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। समिट फॉर फ्यूचर में हर वो इशू डिबेट किया जाएगा जो पूरे विश्व को इस समय सता रहा है। वो गरीबी से लेकर एनर्जी सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, आतंकवाद, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया भर के। और उस पर एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसके आउटकम की इंतजार करनी पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट निकल के आएगा, सवाल ये है कि फिर आने वाले सालों में से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर उसे लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया तो जाहिर है कि पूरे विश्व को इससे फायदा होगा। बट ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज में भी की गई हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी लेके की गई हैं, तो हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले जो सितंबर में जब ये हो जाएगी उसका आउटकम डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर उसे एनालाइज किया जाएगा उस समय। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सालाना बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है और अब इसमें इस वर्ष अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इस सभा को संबोधित करने के संदर्भ में फैसला लिया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वर्ष UNGA की समिट को संबोधित करेंगे। तो जाहिर है कि पूरे विश्व की नज़र विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता पर होगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजनरी विश्व नेता की जो उनकी छवि है, विश्व बंधु की एक जो छवि है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके संबोधन पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर रहेगी। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 50 देश रहे हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की थी, यानी कि संस्थापक देशों में, उनमें भी भारत एक है। तय बात है, भारत की आवाज जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में गूंजती है तो वह पूरे विश्व में एक मैसेज देने का काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सख्ती के साथ में यह आवाज उठा चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसे जो भी अंतर्राष्ट्रीय और संगठन हैं उन सभी में बड़े बदलाव की जरूरत है, यानी कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, न कि 5 स्थायी सदस्य ही लगातार अपनी मनमानी करें। तय बात है, इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तो कुछ इसी तरह की तीखी और कड़वी बातें भी कही जाएंगी जो ताकतवर देशों को चुभ सकती हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन देंगे। कैमरा पर्सन गोपाल रावत के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। समिट फॉर तो देश ही नहीं दुनिया इंतजार कर रही है कि 5वीं जाट जब इस समिट में, इस फोरम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो फिर वहां से किन किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री प्रहार करेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।